बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है यह सभी तो कवक ही होते हैं, पर वैज्ञानिकों को इन्हें अलग अलग ग्रुप में विभाजित करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो बच्चों, वैज्ञानिकों ने जिन कवक तंतुओं में सेप्टा या पट उपस्थित नहीं होता है, जिनके कारण उनकी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं, ऐसे कवक तंतु को अपटीय कवक तंतु या संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। बच्चों, यह पट न होने के कारण एकदम नलिकाकार मतलब ट्यूब जैसा दिखाई देता है। बच्चों, अपटीय कवक तंतु की संरचना एकदम सरल होती है, जो वैज्ञानिक को यह बताता है कि अपटीय कवक तंतु यह आदिम प्रकार का कवक तंतु होता है। बच्चों, अपटीय कवक तंतु को अगर चोट लग जाए तो सारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक बाहर आकर व्यर्थ हो जाता है और उसे पोषण नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चों, समय के साथ कवक अपने आप को विकसित करते हुए पट का निर्माण करता है, जिससे बच्चों अगर कवक तंतु के किसी भी भाग को चोट लग भी जाए तो पूरा कोशिका द्रव्य व्यर्थ न होकर बाकी से उसे पोषण मिलता है। इसीलिए बच्चों, हम ऐसा जान सकते हैं कि पटीय कवक तंतु यह कवक के विकास को दर्शाता है। इसीलिए बच्चों, फाइकोमाइसिटीज में अपटीय कवक तंतु मिलने के वजह से उसे आदिम प्रकार का माना जाता है। वहीं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पटीय प्रकार का कवक तंतु मिलने के कारण उसे विकसित प्रकार का कवक माना जाता है। बच्चों, आपको पता तो है ही कि कवक तंतु के जाल को ही कवक जाल कहते हैं। इसीलिए बच्चों, कवक के वर्गीकरण का पहला आधार यह कवक जाल का आकारकी को माना गया है। वहीं बच्चों, प्रजनन यह किसी भी प्रजाति का महत्वपूर्ण लक्षण होता है। इसीलिए बच्चों, कवक के वर्गीकरण का दूसरा आधार यह बीजाणु बनने की विधि को माना गया है। बच्चों, इसमें लैंगिक बीजाणु और अलैंगिक बीजाणु दोनों का समावेश होता है, पर बच्चों वर्गीकरण में प्राथमिकता ज्यादातर लैंगिक बीजाणु को ही दी जाती है, क्योंकि बच्चों यह जेनेटिकली स्टेबल होते हैं, जो आसानी से नहीं बदलते हैं, जिससे वर्गीकरण एकदम सही तरीके से होता है। वहीं बच्चों, अलैंगिक बीजाणु यह वर्गीकरण में सहायक होते हैं। वहीं बच्चों, कवक के वर्गीकरण का तीसरा आधार यह फलनकाय बनने की विधि को माना गया है, जिसमें बच्चों फलनकाय कवकों की वह प्रजनन संरचना होती है जो बीजाणुओं को उत्पन्न करती है। बच्चों, प्रत्येक में इनकी बनावट अलग होती है, जो उन्हें पहचानने का प्रमुख आधार होता है। जैसे बच्चों, एस्कोमाइसिटीज में बीजाणु यह एस्कस के अंदर होते हैं और जिस फलनकाय पर यह एस्कस लगा होता है उसे एस्कोकार्प कहते हैं। वहीं बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज में बीजाणु यह बेसिडियम के बाहर लगे होते हैं और जिस फलनकाय पर यह बेसिडियम लगा होता है उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। तो आओ बच्चों, अब तक जो हमने पढ़ा उसे थोड़ा समराइज कर लेते हैं, जिसमें बच्चों कवक के वर्गीकरण के 3 आधार को माना जाता है, जिसमें पहला होता है कवक जाल की आकार की, दूसरा होता है बीजाणु बनने की विधि, तीसरा होता है फलनकाय बनने की विधि। इन्हीं तीनों को फॉलो करके कवक के अंदर 4 प्रकार का निर्माण होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा प्रकार होता है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा प्रकार होता है बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा प्रकार होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो आओ बच्चों, अभी हमने जो टॉपिक पूरा किया है उसी के ऊपर नीट 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो बच्चों, यह क्वेश्चन इस प्रकार है कि कवक को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है और यह वर्गीकरण किस आधार पर होता है। बच्चों, ऑप्शन ए है 3
विभाग और अलैंगिक जनन के आधार पर, ऑप्शन बी 4 विभाग और लैंगिक जनन के आधार पर, ऑप्शन सी 5 विभाग और कवक जाल के प्रकार पर, वहीं ऑप्शन डी 2 विभाग और आश्रय के आधार पर। बच्चों, आप इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मैंने इसका आंसर अपने पिन कमेंट में दिया हुआ है। बच्चों, यह क्वेश्चन का आंसर वही बच्चा दे पाएगा जिसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों नीट वह एग्जाम है जो कभी रटने से पास नहीं हो सकता है। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हाइप भी करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और बनाते रहूं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आओ देखते हैं कि परजीवी के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों, परजीवी के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है विकल्पी परजीवी, दूसरा होता है अविकल्पी परजीवी। बच्चों, जो अपने आश्रय को बार बार बदलते हैं उन्हें विकल्पी परजीवी कहते हैं। वहीं बच्चों, जो परजीवी अपने आश्रय स्थान मतलब होस्ट को अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं छोड़ते हैं उन्हें अविकल्पी परजीवी कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है टीनिया सोलियम, जो मनुष्य के आंतों के बगैर कहीं और नहीं रह सकती है। तो बच्चों, अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट कंफ्यूजिंग और एग्जाम तक याद न रहने वाला पोर्शन। तो बच्चों, आप लोग डरो नहीं, इस पोर्शन को मैं ट्रिक वाइज और चार्ट वाइज ऐसा समझाऊंगी कि आपको एग्जाम तक अच्छे से याद रहेगा। तो बच्चों, आओ हम अपने चार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, फाइकोमाइसिटीज को अल्गल फंजाई भी कहते हैं। बच्चों, फाइकोमाइसिटीज यह जलीय आवास, सड़ी गड़ी लकड़ी, नम सीलन वाली जगह और पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में रहते हैं। बच्चों, पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंगस का टाइप है जो पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में रहता है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको फाइकोमाइसिटीज लिखना है। वहीं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज को थैली फंजाई भी कहते हैं। बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के ज्यादातर सदस्य यह बहुकोशिकीय होते हैं, जिसका उदाहरण है पेनिसिलियम। वहीं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के कुछ कुछ सदस्य यह एक कोशिकीय होते हैं, जिसका उदाहरण है यीस्ट या सैकेरोमाइसीज। वहीं बच्चों, एस्कोमाइसिटीज के सदस्य कुछ काम करते हैं, जिसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है जो इस प्रकार है DSP कॉप। बच्चों, डी से होता है डिकम्पोजर, मतलब यह अपघटक होते हैं। एस से होता है सेप्रोफाइटिक, मतलब मृतजीवी। पी से होता है पैरासाइट, मतलब परजीवी। वहीं बच्चों, कॉप से होता है कॉप्रोफिलस, मतलब शमल रागी या पशु विष्ठा पर उगने वाली फंगस। वहीं बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सामान्य प्रकार यह मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल होते हैं। बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ पे पाए जाते हैं उसके लिए मैंने वृक्ष के चित्र का ट्रिक बनाया है। तो आओ बच्चों, देखते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चों, बेसिडियोमाइसिटीज मिट्टी में, ठूंठ पर, लट्ठे पर और सजीव पादप के अंदर जैसे पत्ते इत्यादि पर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किट और कंड, जिसे स्मट भी कहते हैं। वहीं बच्चों, ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपूर्ण कवक भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों इसमें केवल अलैंगिक जनन और कायिक जनन का ही ज्ञान है। इसमें लैंगिक जनन का अभी तक शोध नहीं हो पाया है, इसीलिए इसे अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। बच्चों, जब इसमें लैंगिक जनन का पता चल जाएगा तो इसे एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में भी रख सकते हैं। बच्चों, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य का कुछ कार्य है जिसके लिए मैंने ये ट्रिक बनाया है। बच्चों, यह ट्रिक इस प्रकार है DSP मिनिस्टर का साइकिल, जिसमें बच्चों
डी से है डिकम्पोजर मतलब अपघटक का कार्य, एस से मतलब सेप्रोफाइटिक मतलब मृतजीवी होते हैं, पी से होता है पैरासाइट मतलब परजीवी होते हैं। वहीं बच्चों मिनिस्टर का साइकिल मतलब मिनरल रिसाइकल मतलब खनिज चक्रण का ये कार्य करते हैं। बच्चों अधिकतर ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य यह अपघटक का कार्य करते हैं। बच्चों कवक के सभी वर्ग में बहुत सारे उदाहरण होते हैं। बच्चों अगर आप इसे रट के याद रखेंगे तो आज नहीं कल उसे भूल जाएंगे, पर वहीं बच्चों अगर आप इसे ट्रिक के साथ याद रखें तो आपको यह हमेशा याद रहेगा। तो बच्चों फाइकोमाइसिटीज के उदाहरण के लिए ट्रिक है राम गो फाइट मत करो, जिसमें बच्चों आर से होता है राइजोपस, ए से होता है एल्ब्यूगो। बच्चों कवक के सभी वर्ग में कुछ न कुछ उदाहरण यह ए से होता है। बच्चों यह कौन सा ए है, इसके लिए मैंने गो को इस्तेमाल किया है, जिसमें बच्चों एल्ब्यूगो यह फाइकोमाइसिटीज में आता है। वहीं बच्चों एम से होता है म्यूकर, बच्चों फाइट से होता है फाइकोमाइसिटीज। बच्चों बहुत सारे बच्चे सिर्फ राम यह वर्ड याद रख लेते हैं, पर एंड टाइम में वह इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राम यह फाइकोमाइसिटीज वाला है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज वाला है। इसीलिए बच्चों अगर आप इसे याद रखेंगे कि राम गो फाइट मत करो, तो आपको पता है कि राम वाला वर्ड फाइकोमाइसिटीज के लिए यूज हुआ है। बच्चों एस्कोमाइसिटीज के उदाहरण का ट्रिक है गिल कैन में मोरल और ट्रफल रखकर एस्कर इनाम लेने गया, जिसमें बच्चों एस्कर से होता है एस्कोमाइसिटीज। वहीं बच्चों सी से होता है क्लेविसेप्स, ए से होता है एस्परजिलस। तो बच्चों अब आपको पता चल ही गया होगा कि ट्रिक में मैंने गिल का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि बच्चों ए और गिल एस्परजिलस। वहीं बच्चों एन से होता है न्यूरोस्पोरा। बच्चों न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण बच्चों इन्हें पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से भी जाने जाते हैं। बच्चों न्यूरोस्पोरा के ऊपर बहुत बार नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप जगत का ड्रोसोफिला किस कवक को कहते हैं, या जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में किस कवक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है न्यूरोस्पोरा। वहीं बच्चों मोरल और ट्रफल यह खाने योग्य कवक होते हैं। बच्चों इसे सुस्वादु भोजन समझा जाता है। बच्चों इसके ऊपर भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा कवक है जो खाने योग्य होता है। तो बच्चों इसका आंसर आपको मोरल और ट्रफल जो एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत आते हैं ऐसा लिखना है। बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज के उदाहरण का ट्रिक है यूपी में बस एग्रीकल्चर होता है, जिसमें बच्चों यू से होता है एस्टिलैगो, जिसमें बच्चों बीज पर काले पाउडर जैसा परत आ जाता है, जिसे कंड या स्मट कहते हैं। वहीं बच्चों पी से होता है पक्सीनिया, जिसमें बच्चों पत्तों पर हरे पीले फफोले जैसे बन जाते हैं, जो कि किट या रस्ट कहलाता है। वहीं बच्चों बस से हो जाता है बेसिडियोमाइसिटीज और एग्रीकल्चर से होता है एगेरिकस। वहीं बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के उदाहरण का ट्रिक है कैट, जिसमें बच्चों सी से होता है कोलिटोट्राइकम, ए से होता है ऑल्टरनेरिया और टी से होता है ट्राइकोडर्मा। बच्चों अब हम कवक के अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों इसे भी मैंने चार्ट वाइज बनाया है, जिससे आपको कंपेयर करने में आसानी हो। तो बच्चों फाइकोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन यह चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा होता है। बच्चों यह बीजाणु धानी में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बच्चों नीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि धानी में बीजाणु यह अंतरजातीय उत्पन्न होते हैं कि बहिर्जातीय।
तो आपको बच्चों इसका आंसर लिखना है अंतर्जातीय। वहीं बच्चों एस्कोमाइसिटीज के अंदर अलैंगिक जनन यह कोनिडिया द्वारा होता है। बच्चों कोनिडिया मदर पर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बच्चों कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। वहीं बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु प्रायतः नहीं होते हैं, लेकिन उनमें कायिक जनन यह खंडन विधि द्वारा बहुत ही सामान्य है। बच्चों डिटेरोमाइसिटीज में जनन केवल अलैंगिक बीजाणु मतलब कोनिडिया से होता है। बच्चों अब हम कवक जगत के लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों फाइकोमाइसिटीज के अंदर दो युग्मक के संलयन जिसे युग्माणु कहते हैं, इनसे लैंगिक जनन होता है। बच्चों जब यह युग्मक एक जैसे हो तो उन्हें समयुग्मक या आइसोगैमस कहते हैं। वहीं बच्चों जब ये दो युग्मक भिन्न हो तो उन्हें असमयुग्मक या एनाइसोगैमस कहते हैं। बच्चों जब स्त्री युग्मक बड़ी और अचल हो तो उसे विषम युग्मक या ऊगैमस कहते हैं। वहीं बच्चों एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन यह एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। बच्चों एस्कस बीजाणु यह एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। बच्चों एक एस्कस में 8 एस्कस बीजाणु होते हैं। बच्चों एक एस्कस के अंदर 8 एस्कस बीजाणु कैसे उत्पन्न होते हैं, इसे मैंने अपने एक वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है। आप चाहे तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर लैंगिक अंग नहीं होता है, पर विभिन्न स्टेनों वाली 2 कायिक कोशिका या जीन प्रारूप के संलयन से प्लाज्मोगैमी होकर केंद्रक युग्म या द्विकेंद्रक प्रावस्था बनाई जाती है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। बच्चों इसी युग्मनज के अंदर मियोसिस होकर 4 बेसिडियम बीजाणु बनाए जाते हैं। बच्चों यह बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम के ऊपर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। वहीं बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर अभी तक लैंगिक जनन का शोध नहीं हो पाया है। बच्चों फाइकोमाइसिटीज के अंदर फलनकाय अनुपस्थित होता है। वहीं बच्चों एस्कोमाइसिटीज के फलनकाय को एस्कोकार्प कहते हैं। बच्चों बेसिडियोमाइसिटीज के फलनकाय को बेसिडियोकार्प कहते हैं। वहीं बच्चों ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर फलनकाय अनुपस्थित होते हैं। बच्चों फाइकोमाइसिटीज के अंदर जो कवक जाल होता है वह अपटीय तथा बहुकेंद्रकित होता है, जबकि एस्कोमाइसिटीज बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर का कवक जाल यह शाखित और पटीय होता है। बच्चों यह जो पोर्शन मैंने अभी आपको चार्ट फॉर्म में समझाया है, यह आपको पढ़ाई के लिए कैसा लगा, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना।